प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतम् जीवमजीवमदह्वम् जिणवरवसहेन जेन नेत्तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। निशा आंटी आप पूछिए, अब क्या क्वेश्चन था कल आपका? एक तो 9 ग्रीविक 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर की जघन्य आयु। जघन्य आयु 9 ग्रेवियक की तो 22 सागर प्लस 1 समय, 16वें सर्ग की 22 सागर है ना। हाँ। तो पहले ग्रेवियक मतलब उसमें 9 जो है पटल, तो पहले पटल में 22 सागर प्लस 1 समय, फिर एक एक में एक एक सागर की बढ़ती जाएगी। 9 में पूरा 22 सागर से लेके 31 सागर तक की है एक एक पटल में। से पहले 9 ग्रेवियक है ना, 9 पटल, तो पहले ग्रेवियक में 22 सागर की। अभी एक समय को अपन गौण करते हैं, तो 22 सागर, 23 सागर, 24 सागर, 25, 26, 27, 28, 29, नहीं 22 की तो जघन्य, सॉरी 22 की तो जघन्य हो गई। अब उत्कृष्ट आयु 23 सागर की होगी, 22 से 23 सागर। देखिए 9 ग्रेवियक में 9 पटल है ना, 23 से शुरू होगी इसकी आयु। 23 नहीं 22 सागर जघन्य, ये जघन्य। हाँ जघन्य 22, 23 और उत्कृष्ट होगी 23। फिर यहाँ 23 जघन्य, 24 उत्कृष्ट। तो ऐसे उत्कृष्ट में पहुंचेंगे तो 9वें ग्रेवियक में पहुंच जाएगी उत्कृष्ट 31 सागर की, और जघन्य रहेगी 30 सागर की। अच्छा, एक एक सागर एक एक पटल में बढ़ती है 9 ग्रेवियकों में। और 9 अनुदिश में पटल एक ही है, तो वहां जघन्य आयु 31 सागर और उत्कृष्ट आयु 32 सागर। और 5 अनुत्तरों में जघन्य आयु 32 सागर, उत्कृष्ट आयु 33 सागर 4 में, और सर्वार्थ सिद्धि में सबकी एक सी आयु है 33 सागर की। तो सर्वार्थ सिद्धि के जो 5 अनुत्तर है उसमें जघन्य आयु कितनी रहेगी? सर्वार्थ सिद्धि के 5 अनुत्तर नहीं है, 5 अनुत्तरों में बीच वाले विमान का नाम सर्वार्थ सिद्धि है। हाँ, उसकी तो जघन्य आयु है ही नहीं। सर्वार्थ सिद्धि की तो जघन्य उत्कृष्ट एक ही है 33 सागर, वहां जघन्य 4 अनुत्तर है उसकी 32 सागर जघन्य आयु, 33 सागर उत्कृष्ट आयु। अच्छा, ये तो आपने लिखवाया था, किताब में कुछ दूसरा था तो मैं वो ढूंढ के फिर पूछूंगी उस बारे में। तो अच्छा, ये नागेंद्र पर्वत और स्वयंप्रभ पर्वत एक ही है क्या? एक ही है, एक ही है। ओके। और भारत क्षेत्र का टोटल विस्तार 526 19/6 है या 6/19? 526 6/19, 6/19 6/19 ना। और कलकल भूमि में 5 स्थावर ही रहते हैं या दोनों निगोदिया भी रहते हैं, सब रहते हैं? कलकल भूमि में बादर यानी सभी प्रकार के रहते हैं। एक मिनट और पूछिए आप।
चित्रा पृथ्वी की मोटाई 1000 योजन है और मेरु की जड़ भी 1000 योजन है, तो वो जड़ पूरी चित्रा पृथ्वी के अंदर है। हाँ, चित्रा पृथ्वी जितनी है उतनी है वो जड़। और चित्रा पृथ्वी के ऊपर मध्य लोक आ गया फिर। हाँ, ऊपर मध्य लोक है। और पहला नरक कहाँ से शुरू होगा फिर, चित्रा पृथ्वी के नीचे से या पहला नरक तो अभी जो चित्रा पृथ्वी है, यानी उसके तीन, जो पहली भूमि है उसके 3 भाग है ना, खर भाग, पंख भाग, बहुल भाग। तो खर भाग में 16 पार्ट्स हैं। उस 16 पार्ट्स में से एक पार्ट है चित्रा पृथ्वी और बाकी के 15 पार्ट हैं उसके अलावा। तो वो वहां तो भी भुवनवासी और व्यंतर रहते हैं। खर भाग, चित्रा पृथ्वी में खर भाग का एक पार्ट है। हाँ, यही पूछना था। और है मलेच्छ खंडी में ये गंगा सिंधु नदी कैसे निकलती है, कैसे 6 पार्ट होते हैं, ये भी समझना था। गंगा सिंधु नदी का वो आप फिर जैसे लाइन में लेंगे तब समझा दीजिएगा। पहले नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी लिखवाई थी आपने? कितनी? पहले नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर। 1 सागर, वो 90,000 साथ में लिखा हुआ मेरे गलत रह गया। 90,700 नहीं, खाली 90,000। और फिर सरकरा की जगह 90,000 जो लिखाई होगी ना वो पहले पटल की होगी। अच्छा, वो पहले नरक के पहले पटल की। अच्छा, पहले पटल की तो 10,000 वर्ष है। जघन्य आयु है, उत्कृष्ट आयु, वो उत्कृष्ट आयु। तो ये 90,000 वर्ष पहले पटल की है। हाँ, 90,000 वर्ष पहले पटल की उत्कृष्ट आयु है। दूसरे की नहीं बताई थी, केवल पहले पटल की, क्योंकि वो 84,000 वर्ष उनकी आयु है ना श्रेणिक राजा की। तो वो कौन से पटल में गए होंगे, क्योंकि 90,000 तक की आयु वाले सब पहले पटल में ही हैं, इसलिए वो पहले पटल में है, उससे वो बात निकली थी। तो अब ये सरकरा की भी जघन्य आयु फिर इतनी हो जाएगी 1 सागर सरकरा भूमि की रत्न प्रभा की। हाँ, हाँ। और 7वें नरक से निकलकर समृद्धि प्राप्त कर सकता है क्या जीव? इसमें 2 मत मिलते हैं, एक मत के अनुसार नहीं प्राप्त कर सकता है, एक मत के अनुसार कर सकता है, दोनों मत हैं। तो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। आता है तो आंसर क्या होता है? वो एग्जाम में फिर जिसमें ऐसा है तो ऐसा आएगा ही नहीं। उस टाइप से नहीं आएगा, वो जैसा जवाब उसका होना चाहिए। नरकों के टोटल विल 84 लाख है, ये भी सही है मेरा। हाँ, हाँ। और एक क्वेश्चन और है, ये जो दक्षिणेंद्र आपने बताए थे, ये जैसे शुरू के तो 4 इंद्र हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरे, चौथे स्वर्ग वाले। हाँ, फिर से बोलिए। मैं ये कॉपी में निकाल दी, तो 1 सेकंड। आपने बताए थे दक्षिणेंद्र जो 1 भावकारी होते हैं ना, हाँ, वो 1, 3, 5, 7 इस तरह से है ना? हाँ, 1, 3 और इधर 5वें में है, 7वें में है। जो इंद्र होंगे जिसमें, अगर जैसे इसमें है ना 5वें 6ठे में एक ही इंद्र है, 7वें 8वें में एक ही इंद्र है, 9वें 10वें में एक ही इंद्र है, तो उसमें जो दक्षिण इंद्र होंगे वो एकावतारी होंगे। और नाम अगर बोलूं? हाँ, 1 मिनट जिनम, बार-बार में क्यों आ रही है? हाँ, बोलिए। एक तो पहला तो होगा सौधर्म इंद्र, हाँ, तीसरा सानक कुमार, हाँ, 5वां जो है वो ब्रह्म, हाँ, और 7वां होगा शुक्र, 9वां हाँ, होगा शुक्र। जो शुक्र है वो 9वां, मतलब हाँ, फिर आएगा आनत, हाँ, फिर आरण, हाँ, बस इतने ही होंगे। बस इतने ही है। ये मैंने है। लिखा भी है, मैं कोशिश कर रही हूँ, ये सब मैंने बातें लिख दी है, आज अभी मैं PDF बनवा के भी भेजती हूँ।
सौधर्म, सानत कुमार, ब्रह्म, शुक्र, आनत और आरण, ये दक्षिण हाँ। दिशा के इंद्र हैं। हाँ, बस इतनी क्वेश्चन थे, थैंक यू। और बाद में चलिए, और किसी को प्रश्न है ये मध्य लोक वाले प्रकरण के मतलब 3 लोक वाले प्रकरण के संबंध में? देवलोक के विमान भी क्या दोनों तरफ टच करते हैं, ईस्ट और वेस्ट में? विमान तो यानी त्रसनाली में है, और उत्तर दक्षिण साइड में इस तरह से है, वो पूरा उनकी त्रसनाली में पूरे टच करते हुए होने चाहिए भी, और कंफर्म देखना पड़ेगा मुझे। जैसे 7 पृथ्वी है, वो तो ईस्ट और वेस्ट पूरा टच करती है त्रसनाड़ी के बाहर। नहीं, पृथ्वी तो टच करती है, वो अलग। ये तो देवों के विमान तो त्रसनाली में ही है, और जो नरक भी है ना, नरक पृथ्वियां तो पूरी टच कर रही हैं, लेकिन उसमें जो नरक का एरिया है वो केवल त्रसनाली में ही है, वो पूरा वहां से वहां तक नहीं है। तो देवों के विमान भी केवल त्रसनाली में ही है, और त्रसनाली में पूरा टच करते हुए ही होना चाहिए। इसके संबंध में ऐसा कुछ अलग से पढ़ने में नहीं आया है। त्रसनाली में तो पूरा टच ही करते होंगे, यहाँ तक है। और एक और, ये जो कुमानुस द्वीप है, ये 48 है। तो वो 48 लवण समुद्र की वॉल से अंदर की तरफ 24 है, और बाहर की तरफ कैसे 24, मतलब वो मेरे समझ नहीं आया। लेकिन लवण समुद्र में 48 है, और 48 कालो नदी में है। टोटल तो है 96। टोटल तो 96 है, उसमें से 48 है लवण समुद्र में, 48 है कालो नदी में। तो ये लवण समुद्र है ना, ये लवण समुद्र है। तो 24 तो है ये अंदर से यहाँ इस तरफ, ये ऐसे 24 तो यहाँ है, और 24 है इधर इस तरफ। ये है अभ्यंतर वॉल, इनर वॉल, और ये है बाहर वाली आउटसाइड वाली वॉल। मतलब ये वॉल है, ये धात की खंड की तरफ जुड़ रही है। ये वाली दीवार है वेदी जो है, ये जम्बू द्वीप की तरफ जुड़ रही है। नहीं सॉरी, ये नहीं, ये वाली दीवार है, ये जम्बू द्वीप से जुड़ रही है। और ये लवण समुद्र की एक ये दीवार हो गई, एक ये दीवार हो गई। तो ये जम्बू द्वीप से जुड़ रही है, और ये धात की खंड से जुड़ रही है। तो 24 द्वीप है जम्बू द्वीप के निकट इस तरफ, और 24 द्वीप है ये धात की खंड के निकट इधर, ऐसे करके 48। बोलिए सुनीता आंटी। मैं ये कह रही थी, आपने ये बताया था ना अधिक 12वें स्वर्ण तक। आपके डिस्टरबेंस बहुत होता है, थोड़ा दूर रह के बोलिए आप। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि 12वें स्वर्ण तक ही बताया था ना आपने कि कुछ अधिक आयु है। 12वें स्वर्ग तक कुछ अधिक आयु है मतलब। हाँ हाँ हाँ, घातायुष। हाँ, फिर 9वें गिरवत तक भी आएगी, वो 9वें में भी आएगी क्या कुछ अधिक? 9 ग्रेव आपकी क्या वो आवाज भर्रा रही है? 9 ग्रेवे क्या? 9वें गिरवत भी आएगी क्या कुछ अधिक में, जगन्य आयु में? 9वें ग्रेवेक में कुछ अधिक नहीं है। कुछ अधिक वाली तो 12वें स्वर्ग तक ही है। वो तो एक समय तो अपन पढ़ा के बोलते हैं ना, पिछले स्वर्ग की जो उत्कृष्ट आयु है उससे एक समय अधिक होगी, तभी अगले स्वर्ग की या नरक की जो भी है वो उत्कृष्ट जगन्य आयु बन पाएगी। तो वो एक समय बढ़ाया है वो वाला। कुछ अधिक वाली स्थिति तो वहीं बनती है 12वें स्वर्ग तक की। मैं कह रही थी ना, इंद्रक विमान 45 लाख योजन का है। तो वो जो अभी प्रमिला जी ने पूछा ना, तो वो मतलब पूरा आप बोले ना कि विमान इधर से उधर तक छुएंगे, मतलब इंडिविजुअल विमान के लिए बोल रहे, मैं समझ नहीं पाई वो क्या क्या बोल रहे थे। इंडिविजुअल तो कैसे छुएगा? इंडिविजुअल नहीं, मतलब कोई ना कोई विमान टच करता हुआ होना चाहिए। अच्छा, मतलब वो उस एरिया में पूरे विमान रहेंगे वैसे? हाँ। ओ, और किसी का कोई प्रश्न है इस प्रकरण में? अभी आप लोगों के प्रश्न हो तो ये अच्छा है, क्योंकि अब इसमें क्या है कि पढ़ाना तो पूरा हो, मतलब विषय प्रकरण इतना सारा है कि अपन शॉर्ट में भी क्या लेंगे। आप लोगों के प्रश्न हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बोले रेणु जी।
एक तो जी वो जो ना ज्योतिष वाला पढ़ा दीजिए, जो सूर्य चंद्रमा वाला, वो थोड़ा समझा दीजिए उसका, उसके बारे में, सूर्य चंद्रमा के बारे में, नक्षत्र वगैरह के बारे में। और एक ना मेरे को स्थिति के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार वापस समझा दीजिए ना, जो भाव परावर्तन है ना, स्थिति अनुभाग कसाय और योग, थोड़ा सा हल्का सा एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, बोलिए प्रमिला जी। और चंद्रमा की गलियां हैं 15 और सूर्य की 184, तो दोनों एक साथ कैसे चलेंगे? एक साथ कैसे चलेंगे मतलब सूर्य भी तो वो भी तो लवन समुद्र में भी जाएगा, और मतलब सूर्य है पृथ्वी से 800 योजन ऊपर, चंद्रमा है 880 योजन ऊपर, दोनों की एक नीचे चल रहा है, एक ऊपर चल रहा है। नहीं, वो मतलब एक ही दिन में दोनों कैसे पूरा करेंगे? अगर एक राउंड दिन में पूरा नहीं करते हैं, एक सूर्य तो एक दिन में आधा ही करता है, दो सूर्य मिलके एक दिन में पूरा करते हैं। आपका प्रश्न क्या है एक्चुअली मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि उसकी तो 184 गलियां हैं और इसकी तो खाली 15 गली है, तो ये तो बहुत फास्ट इसका तो कंप्लीट हो जाएगा, और सूर्य को तो पूरा साल लगता है, तो ये कैसे होता है ये वो कॉम्बिनेशन? स्पीड में फर्क है, और यानी गमन की जो स्पीड होती है ना, उसमें भी फर्क है, और उसके बारे में बहुत ज्यादा भी वो क्लियर की नहीं चंद्रमा के संदर्भ में। सूर्य का तो है कि सूर्य एक एक दिन में एक एक गली में जिस तरह से जाता है, चंद्रमा वाले का उतना भी क्लियर नहीं है, वो जो वहां लैंग्वेज दी हुई है वो ज्यादा समझ में नहीं आती है। बोलिए निशान की। ये पेज नंबर 162 द्रव्य संग्रह में हाँ, इसमें बीच में ये पैरा है, सौधर्म आदि स्वर्ग में जो उत्कृष्ट आयु है वह आयु सर्वार्थ सिद्धि के अतिरिक्त ऊपर ऊपर के स्वर्ग में जघन्य आयु है। तो ये आपने जो बात बताई वही कि जो ऊपर की उत्कृष्ट है वो नीचे वाले की फिर जघन्य हो जाएगी, ऐसे लास्ट तक। हाँ, वही बात है, बस ये सामान्य कथन किया है। अब उसमें जैसे ग्रैव्यक हैं तो 9 हैं, तो पहले ही ग्रैव्यक में वो जघन्य आयु, जैसे 31 सागर की उत्कृष्ट आयु अपन कॉमन रूप से कहेंगे ग्रैव्यकों की, तो वो पहले ग्रैव्यक में नहीं होगी, वो नवे ग्रैव्यक में होगी, वो विशेष है। अभी अपन ने जो देखा वो विशेष है, ये सामान्य है। सामान्य रूप से ऐसे ही कहेंगे, नीचे के स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु ऊपर के स्वर्ग की जघन्य आयु होती है, नीचे के स्वर्ग की जो उत्कृष्ट आयु है वो ऊपर के स्वर्ग की जघन्य आयु होगी। बस सर्वार सिद्धि में ऐसा नहीं है, सर्वार सिद्धि में एक ही आयु है, इसलिए वहां जघन्य उत्कृष्ट का चक्कर ही नहीं है। बोलिए विनीता आंटी। दीदी मैं तो उनकी जो चंद्रमा सूर्य की बात थी ना उसी को स्पष्ट कर रही, मैं भी इन्हीं की तरह उलझी थी, लेकिन अब ऐसे स्पष्ट होता है एक गली एक दिन में, मतलब चंद्रमा की तो 15 ही गली हैं। एक बात तो आपने बताई वो बहुत अच्छी लगी, वो 800 योजन पर, वो 880 योजन पर। दूसरी बात, वो 15 गली करेगा, वो 180 गली करेगा, 84। तो जो एक ही घड़ी के चारों तरफ घूमेगा तो कितना टाइम लगेगा उसके आगे? 184 चक्कर लगाने या 15 चक्कर लगाने? एक महीने में आराम से कर सकता है एक चंद्रमा पूरा परिक्रमण अपना। इनको मतलब मेरी तरह उलझाना है, कभी समय आएगा तो जब क्रमबद्ध पर्याय में समझ में आ जाएगा। बड़ा अच्छा सा लगा जब समझ में आया जिस दिन मुझे, क्योंकि गलियां कम है ना, दूरी तो बराबर है लेकिन गलियां कम है, ये बात कहनी थी मुझे। वो 15 दिन में करेगा वो तो ठीक है, वो उनका प्रश्न है एक दिन में, जैसे सूर्य एक दिन में कर रहा है ऐसे चंद्रमा भी एक ही दिन में, यही प्रश्न था ना आपका प्रमिला जी, कि वो चंद्रमा भी एक ही दिन में कवर करेगा उसको, मतलब 2 दिन में जैसे दो सूर्य मिलके कर रहे हैं। वो भी है, और दूसरा ये डिस्टेंस है ना त्रियग में, ये कैसे कंप्लीट करेगा वो दोनों चीज? वो तिर्यक डिस्टेंस में तो स्पीड का है कि स्पीड में फर्क होगा, बाकी और उसको देख के वो उस समय भी मैंने पेंडिंग छोड़ा था। और निशांति आपका जो एक प्रश्न था कलकल भूमि वाला, उसमें स्थावर जीव रहते हैं, सभी प्रकार के 5 प्रकार के स्थावर जीव कलकल भूमि में पाए जाते हैं। तो 5 प्रकार के स्थावर पाए जाते हैं, इसमें इतर निगोद और नित्य निगोद भी आ गए। हाँ, वो उसका कोई भेद नहीं है, निगोदिया पाए जाएंगे, कोई से क्षण।
हाँ, अभी इसमें जो जो यहाँ दिया हुआ है ना प्रकरण अपने अधोलोक के संबंध में, तो आप लोगों को पढ़ना है पूरा प्रकरण कम से कम 2-2 3-3 बार। रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ेंगे तो ऐसे समझा हुआ तो है ही, उसको पढ़ेंगे तो वो विषय ख्याल में आता जाएगा। ऐसे कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, रटने से रटा भी नहीं जाएगा। बस उसको थोड़ा ध्यान रख के, बस जो कुछ नाम है जैसे नरकों के या स्वर्गों के नाम है, नदियों के नाम है, क्षेत्रों के नाम है, पर्वतों के नाम है, वो तो मेरे हिसाब से ज्यादातर सबको याद होंगे ही, नहीं हो तो वो तो याद करने हैं। इसके अलावा बाकी जैसे यहाँ अब अपने इसमें तो सब कुछ है कोर्स में, तो कि कितने कितने नरकों में आयु कितनी है, ऊंचाई कितनी है, कितने कितने पटल हैं, कितनी कितने ये कितनी बार जा सकता है ना, ये सारी चीजें ये आपको पढ़नी है ध्यान से। और उसका एक ट्रिक समझ लें कि पहले नर्क में लगातार जाएगा तो कितनी बार, तो वो 8 बार, फिर उसके बाद 7 बार, फिर 6 बार, तो एक बार ऐसा थोड़ा क्रम तरीका देख लेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, वो ख्याल में आ जाएगी बात। और इसमें ये नहीं है कि नरक से निकल कर क्या, ये भी है इसमें, ये है चरम शरीरी होता है, और ये तो चीजें आपको देखनी है, मतलब याद करनी है कि कौन से नरक से निकल के क्या क्या होता है, और कौन सा जीव कौन से नरक तक जा सकता है, आयु कितनी है उनकी, ये पटल कितने हैं, विस्तार कितना है, ये सारी चीजें। और मध्यलोक में पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, और ये जो इनका विस्तार है, जैसे भरत क्षेत्र है वो कितना लंबा चौड़ा है। अब इसमें ये है कि जो गंगा नदी का और सिंधु नदी का वो निकलने का यहाँ दिया है, तो कितनी चौड़ी है, कितना ये है, ये भले ही आप लोग उसको गौण कर दें। और ये जो विदेह क्षेत्र की नगरियों के नाम हैं वो भी भले ही आप छोड़ सकते हैं, बाकी तो रचना है, वो दिख रहा है अपने को इतना सारा, लेकिन वो तो रचना है कि किसके बाद क्या है, कैसी रचना है, तो वो रचना एक बार आप लोगों को, और ये जैसी इसमें थ्योरी में लिखी हुई है उसको आप नक्शा देख के, नक्शे आप लोगों के पास में या तो मोबाइल में होंगे, नहीं घर में किसी पुस्तक में भी होंगे, तो उसके आधार पे आप देख के समझते जाएंगे, और वो नक्शा माइंड में सेट होगा, तो आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, और सारे अगर कोई प्रश्न होगा तो उसका जवाब आपको आ जाएगा कि कहाँ क्या चीज है। अपने हाथ से आप एक बार बनाइए रफ में कि जम्बूद्वीप की रचना अपने हाथ से बनानी है। पहले भी तत्वार से तो पढ़ाया था, जब मैंने कहा था तो कुछ लोगों ने बना बना के मुझे भेजे भी थे, और पहले ऑफलाइन चला था तब तो सबसे ही बनवाया ही था मैंने कॉपी में। तो अपने हाथ से आप रचना बनाएंगी ना, एक बार भरत क्षेत्र के 6 भाग कैसे हो रहे हैं, फिर वो नदियां कैसे निकल रही हैं, हिमवन पर्वत से कितनी नदियां निकलती हैं, वो कहाँ कहाँ जा रही हैं, गंगा किधर जा रही है, सिंधु किधर जा रही है, तीसरी नदी कौन सी निकल रही है हिमवन पर्वत से, 6 पर्वतों से, 6 सरोवरों से 14 नदियां कैसे निकल रही है, 12 तो निकल सकती है, 1 से 2, ये 14 किस टाइप से निकल रही है, तो वो एक बार समझ में आ जाएगा। आप लोगों को चित्र बनाएंगे ना खुद तो समझ में आएगा। इसमें थ्योरी बिल्कुल ऐसे लिखी हुई है कि ये जैसा लिखा हुआ है वैसा आप ड्रॉ करते जाइए, तो वो समझ में आता जाएगा। और विदेह क्षेत्र में 32 क्षेत्र किस प्रकार से बन रहे हैं, और कैसे बन रहे हैं वो 32 क्षेत्र, विदेह क्षेत्र में 32 पार्ट्स किस तरह से बनते हैं, बोले मीनू दी। दोनों तरफ आधे आधे, वैसे सुमेरु से तो उत्तम भोगभूमि का जगह छोड़ के फिर जो बटे हैं उसको इधर से भी डिवाइड करेंगे, तो ऊपर 8 नीचे 8 इधर 8 इधर 8 ऐसे करके 32 हो कैसे करेंगे कि कौन जाके करेगा डिवाइड? मैं ड्रॉ नहीं करेगा, क्या करा हुआ ये, वो तो नहीं तो कैसे हुआ वो विभाजन कैसे हुआ? बक्शार और वो जो पर्वत जो 4 बने ना, वो 4 कैसे बने?
पहले तो एक विदेश क्षेत्रफल पूरा बोलते हैं, फिर आप कह पहले रहे हो एक बीच में विदेश सुमेरु क्षेत्र- पर्वत आ गया नदी तो वो से समझ में आ गया ना। सीता हाँ सीता सीधोता नदी से बटे ना वो दो ऊपर हाँ। नीचे, सीता हाँ, तो नदी के ये ऊपर बोलिए और भी सीधो, कौन। हाँ हाँ, हाँ हाँ, नदियों से बटे, एक नदी इधर आई है, हाँ। एक इधर गई, तो ऊपर और नीचे ऐसे 8-8 करके उनकी नगरियों में फिर बख्शार से और हाँ, 8 कैसे बने, 8 कैसे बने। बख्शार पर्वत से, और फिर उसके बीच में वो कौन सी वो है, कुंड, नाम भूल रही हूँ एकदम, एक्चुअली ठीक है, थोड़ा कोई तो बात नहीं, बिजी चल रही थी, कोई उससे बात डिवाइड कोई होता बात है। ठीक है, वो स्लिप हो जाता है, ठीक है, बढ़िया। हाँ, सुलोचना भाभी बोलिए, विदेश क्षेत्र के 32 देश कैसे बने। बख्शार पर्वत और विभंगा नदी से 8-8 क्षेत्र हो जाएंगे, 4 ऊपर 4 इधर, फिर 4 इधर 4 हाँ, इधर। तो अच्छे से समझाइए, किसी को नहीं आता है, किसी को कुछ नहीं आता है, आपको पढ़ाना है। ऐसे अच्छे से अभी पढ़ा नहीं पूरा डिटेल में, लेकिन विभंगा नदी और बख्शार पर्वत से कितनी 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 विभंगा, कितने बख्शार। ये तो ध्यान नहीं है। चलिए, कोई अभी बात पढ़ा नहीं, नहीं पूरा। भारतीय। 4 बख्शार पर्वत होते हैं और 3 विभंगा नदियां होती हैं। हाँ, तो पहले एक 4 बख्शार, फिर बख्शार और विभंगा, 3 4 विभंगा। विभंगा, ऐसे करके 3 विभंगा। बढ़िया बढ़िया। देखिए, कुछ कठिन नहीं है। विदेश क्षेत्र के, एक विदेश क्षेत्र था, उसके 32 पार्ट कैसे बने। तो सबसे पहले एक विदेश क्षेत्र के वो बीचों बीच सुमेरु पर्वत है और वो उत्तम भोगभूमि का एरिया है, उसके कारण वो पूरा विदेश क्षेत्र 2 भागों में बट गया। एक पूर्व विदेश क्षेत्र, एक पश्चिम विदेश क्षेत्र। फिर पूर्व विदेश क्षेत्र में एक सीता नदी बह रही है, पश्चिम विदेश क्षेत्र में एक सीतोदा नदी बह रही है। तो वो पूर्व पश्चिम विदेश क्षेत्र भी और 2-2 पार्ट्स में बट गए। सीता नदी का उत्तर तट, सीता नदी का दक्षिण तट। इधर पश्चिम की साइड में सीतोदा का उत्तर तट, सीतोदा का दक्षिण तट। तो पूरे विदेश क्षेत्र जो एक था, उसके इस तरह से 4 पार्ट हो गए। एक तो बीच में भोगभूमि का क्षेत्र और 2 नदियां, इसकी वजह से 4 पार्ट्स हो गए। अब एक पार्ट लेते हैं उन 4 में से, उन 4 में से एक पार्ट के भी 8 हिस्से हुए। कैसे हुए कि उनके बीच में 4 तो है बख्शार पर्वत और 3 है विभंगा नदियां। तो वो 7 चीजों की वजह से वो एक जो पार्ट था विदेश क्षेत्र का, वो 8 भागों में बट गया। एक बख्शार पर्वत, फिर विभंगा, फिर बख्शार, फिर विभंगा, इस तरह से वो 8 पार्ट्स एक साइड में बने। तो एक में 8, फिर दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 8, इस तरह से एक विदेश क्षेत्र में 32 देश बन जाते हैं। और आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अकृत्रिम जिनालय कहाँ कहाँ पर है। काउंटेबल जो अकृत्रिम जिनालय है, मध्य लोक के 458, अधोलोक के 7,72,00,000 और ऊर्ध्वलोक के 84,97,023। वो कहाँ कहाँ है। भले ही और कुछ अपने को याद न रहे, यात्रा तो याद रहे अपने को, अकृत्रिम जिनालय तो याद रहे, तो वो जरूर याद अपने को रखने हैं। तो इसमें ये अब ये भले ही इसमें बहुत सारा 2-3 पेज का मैटर होगा, लेकिन बस इतना सा समझ लेना। भरत क्षेत्र के 6 हिस्से कैसे हुए हैं कि भरत क्षेत्र में बीचों बीच एक विजयाट पर्वत है और उसके उत्तर में जो हिमवन पर्वत है, वहां पद्म सरोवर है, वहां से 2 नदियां निकल रही हैं। एक पूर्व साइड में गंगा नदी, पश्चिम साइड में सिंधु नदी। तो वो विजयाट पर्वत और गंगा और सिंधु नदियां, इन 3 की वजह से वो जो भरत क्षेत्र है वो 6 भागों में बट जाता है। दक्षिण की साइड वाला जो बीच वाला पार्ट है वो आर्यखंड है और बाकी के 5 खंड है वो सब म्लेच्छ खंड कहलाते हैं। सेम ऐसी की ऐसी रचना एरावत क्षेत्र में है। जम्बूद्वीप के बाद में फिर लवण समुद्र की रचना अपन ने, और जो बाकी की जो डिटेल में पढ़ी है उसको भले ही छोड़ दीजिएगा। इसमें जितना है उतना तो आपको पढ़ना ही है। लवण समुद्र है, फिर धात्ती खंड है, ज्योतिष लोक के वर्णन के संबंध में अभी पढ़ाने में तो क्या है कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है
तो उसका समाधान कर सकते हैं। पूरा का पूरा विषय चलाना तो उतना पॉसिबल है नहीं। और कुछ मेरे पास चार्ट मैंने बनाया था ज्योतिष श्लोक के संबंध में, वो मैं आज भेज दूंगी आप लोगों को। तो उसमें संख्याएं जो भी हैं चीजों की वो आपको पता लग जाएंगी। पर उसमें आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट याद करने के लिए क्या है, एक तो वो उनकी पोजीशन मतलब ज्योतिष देव 5 प्रकार के हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे। तो सूर्य कहाँ पर स्थित है, चंद्रमा कहाँ पर स्थित है, तारे कहाँ पर स्थित हैं, सबसे नीचे क्या है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है, कितने कितने पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है। वो जो पहले भी मैंने आपको बोर्ड पे भी बना के बताया था, वो चित्र जैसा, उस तरह से वो आपको याद करना है कि वो कहाँ पर है। ठीक है। और फिर जो थोड़ी बहुत बात सूर्य के संबंध में अपन ने पढ़ी है, इसमें जो चंद्रमा के ये जो दिए हैं पेज नंबर 155 पे, अपनी पुस्तक में 155 पेज पे जो लास्ट वाला पैरा है, नक्षत्रों के नाम दिए, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट नक्षत्र हैं और ये गगन खंडों में गमन करता है। ये वाला प्रकरण भले ही आप लोग अभी उसको गौण कर सकते हैं याद करने के हिसाब से। बाकी तो आप लोगों को याद है ही, उसकी गलियां कितनी है, वो तो वैसे ही याद हो गया आप लोगों को, है ना। बस इसमें ये यहाँ तक 156 पेज पे यहाँ तक जो है ना, शुरू की 4-5 लाइनें वहां तक का आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद फिर ये है कि जब द्वीप के अंदर से दक्षिण दिशा के बाहर सूर्य गमन करता है तब दक्षिणायन नाम प्राप्त होता है, और जब समुद्र की ओर से अंदर की तरफ आता है तब उसको उत्तरायण कहते हैं। यहाँ से वापस आपको याद करनी है चीजें, याद मतलब ध्यान रखनी है। विनीता आंटी आप पूछ रहे हैं कुछ? नहीं, भारती आंटी बोलिए। वो चक्रवर्ती राजा उत्तरायण के समय सूर्य के दर्शन करते हैं कि दक्षिणायन? दक्षिणायन, वो कर्क संक्रांति के दिन, तो वो उस समय तो पहली गली में ही होता है, दक्षिणायन ही होता है। और मकर संक्रांति में? मकर संक्रांति के दिन से उत्तरायण प्रारंभ होता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य समुद्र की तरफ से अंदर की ओर आता है, उत्तरायण स्टार्ट होता है। रेणु जी बोलिए। अब मैं बोल रही जो कलर ना सूर्य के, सब चंद्र के, ये सब कलर भी आप लिखाए थे, और वो सब गुमान मैं क्या क्या भेज साइज दूंगी, के हैं, वो सब मैं भेज दूंगी चार्ट। जो चार्ट में है वही सब आएगा, मतलब इसका मैप में जो है, जो नंबर नहीं, जो चार्ट में है वो आ जाएगा, उसमें से जो आना होगा मतलब वो आप पढ़ लेना चार्ट में, बाकी जो बुक में है वो आएगा। बुक को वो तो तो पढ़ना आएगा, ही है। नहीं हाँ, नंबर ये आप वगैरह, बोलोगे नंबर चार्ट के वगैरह। भरोसे, क्योंकि जो बुक में है वो मैंने ज्यादा नहीं लिखा है, मतलब जो बुक में डिटेल चीज है ना वो मैंने, जो चार्ट में आ गई वो ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास भी टाइम नहीं था ना ज्यादा लिखने का। तो जो चार्ट में जो चीजें लिख पाए हैं वो ठीक है, बाकी बुक से ही पढ़ना है आपको। और ऊर्ध्वलोक का संबंध में ज्यादा नहीं है, बुक में भी बहुत ज्यादा डिटेल उसमें है भी नहीं, थोड़ी है। ये 16 स्वर्गों के नाम है, फिर कितने पटल हैं, ये थोड़ी बहुत चीजें हैं। और ऊर्ध्वलोक का जो मैंने चार्ट बनाया है उसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें भी लिखी हैं जो मेरे को तिलोय पन्नति से मैंने देखी थी। तो वो भले आपकी वो केवल नॉलेज के लिए है, उनको याद करने के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो चीजें अपनी बुक में है उतना आपको याद करना है, ठीक है। वो चार्ट में कुछ बातें एक्स्ट्रा जो कुछ अपने जानकारी के लिए समझ लीजिए, तो वो भी मैंने उसमें लिख दी है, मेरे पास अवेलेबल थी। तो इसके बाद में ये लोक भावना तो अब इस तरह से है ही। और फिर बोधि दुर्लभ भावना में एक तो इन जितने भी ये पूरा प्रकरण है, पूरी अपनी टीका है 35वीं गाथा की, जहां जहां ये निश्चय संबंधी बात आ रही है वहां पे और आपको 2-3 बार पढ़ना है। जैसे कि ये लोक में क्यों भ्रमण किया, या पीछे एक दिया है ना
अपने शरीर, मतलब इस तरह की जो बातें आती है ना, जैसे यहाँ दिया है विशेष में आदि मध्यांत रहित 162 पेज पे, शुद्ध बुद्धि एक स्वभाव परमात्मा में, सकल निर्मल केवल ज्ञान रूप नेत्र द्वारा दर्पण में प्रतिबिंबों के समान शुद्ध आत्मा आदि पदार्थ आलोकित होते हैं। मतलब अध्यात्म की जहां भी बात आ रही है, जैसे विदेह क्षेत्र के प्रकरण में है कि ये शरीर को अपना मानता है, ऐसा कुछ दिया है वहां। हाँ, विदेह क्षेत्र वाले 144 पेज पे 144, शरीर के ममत्व के कारण रूप मिथ्यात्व और रागादि विभावों से रहित और केवल ज्ञान केवल दर्शन सुखादि आनंद गुण सहित निज परमात्म द्रव्य में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रूप भावना करके मुनि जहां से विगत देह अर्थात देह रहित होकर प्रचुर रूप से अधिक संख्या में मोक्ष प्राप्त करते हैं, उसे विदेह क्षेत्र कहते हैं। तो रटने को मैं नहीं कह रही हूँ, रटा जाएगा भी नहीं, लेकिन उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ना है मतलब इन पूरे प्रकरण में रचना तो समझ लेते हैं, समझी भी है, जो ये अध्यात्म की बातें हैं वही मुख्य रूप से हमें ग्रहण करने योग्य हैं, यही हमारे को ज्यादा रुकना चाहिए। तो ये चीजें विशेष रूप से आप ध्यान दें। बाकी आपको एग्जाम में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लिख के तो सब मैं दूंगी, तो आपको कुछ ज्यादा दिक्कत तो आनी ही नहीं है, इसलिए टेंशन करने वाली बात नहीं है। बस थोड़ा बहुत वो थोड़ा सा दिमाग का यूज वहां पे आपको करना पड़ेगा कि वैसे एक बटन दबाना पड़ेगा कौन सा सही है। बाकी सब लिख के तो मैं दूंगी ही, इसलिए ऐसे कोई रटना पड़ेगा आपको वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि लिखना तो कुछ है ही नहीं, आपको जो दिया गया है उसमें से छांटना है ये सही है या नहीं है, ऐसा है। बोधि दुर्लभ भावना में बोधि किसे कहते हैं और समाधि किसे कहते हैं और उत्तरोत्तर क्या दुर्लभ है, ये इसके अंतर्गत। और बोधि दुर्लभ है कि सुलभ है, इंद्रिय के विषय दुर्लभ है कि सुलभ है, यहाँ भी अनेकांत है। नाम तो है बोधि दुर्लभ, लेकिन बोधि दुर्लभ भावना में बोधि अर्थात धर्म की रत्नत्रय की दुर्लभता और सुलभता दोनों बताई गई है, और इंद्रियों के विषयों की भी सुलभता भी बताई गई है और उनकी दुर्लभता भी बताई गई है कि वो पराधीन है, पराधीन होने से वो इतने सुलभ नहीं है। जितना जो अपना है, अपने पास है, वो सहज सुलभ है, उपलब्ध है। आत्मा का अनुभव करना सरल है, दादा तो बोलते हैं ऐसा, आत्मा का अनुभव करना सरल है कि चाय बनाकर पीना सरल है। चाय बनाकर पीना बहुत कठिन है, पराधीन काम है, और आत्मा का अनुभव करना बहुत सरल है। तो इस अपेक्षा से वो बोधि सुलभ भी है, लेकिन यहाँ दुर्लभ क्यों कहा गया है उसकी वो सारी चर्चा अपन ने की ही है कि अनादिकाल से आज तक वो प्राप्त नहीं हुआ है, इस अपेक्षा से वो दुर्लभ है। तो ये पॉइंट उसमें ख्याल में रखना है। धर्म अनुप्रेक्षा में धर्म किसे कहते हैं, धर्म का स्वरूप कि जो संसार में गिरते हुए जीवों का उद्धार करके उत्तम मोक्ष सुख में स्थापित करे, वो धर्म है। जो धारण करे वो धर्म है, जो हमें धारण करे, झेल ले, या फिर जिसे धारण किया जाए, हम जिसे धारण करें वो धर्म है। दोनों तरफ से अर्थ बनते हैं। जो हमें धारण करे, धारण करे का अर्थ है हमें झेल ले, ऐसे बोलते ना, इन्होंने धारण झेल लिया। तो जो हमको संसार में हम गिर रहे थे, डूब रहे थे, बीच में ही जिसने झेल लिया, तो संसार में डूबते हुए गिरते हुए जीवों को जो धारण करे अर्थात झेले, वो धर्म है। अथवा हम संसार से पार उतरने के लिए जिसको धारण करें वो धर्म है। दोनों तरफ से परिभाषा धर्म की बनती है। और ये धर्म अहिंसा रूप, मुनि धर्म या गृहस्थ धर्म रूप, उत्तम समाधि रूप, रत्नत्रय रूप, या फिर शुद्धात्मा के संवेदन रूप, इस प्रकार से अनेक प्रकार का धर्म है। इसमें 84 लाख योनियां किस प्रकार से हैं ये याद करना है आपको। 84 लाख योनियां किस किस को याद नहीं है? सरल है, 7-7 लाख है ना, 7-7 लाख। कैसे करना है? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, 4 स्थावर, और 5वां कौन सा है? वनस्पति का एक। ये 5 स्थावर होते हैं, उसमें से वनस्पति का एक के 2 भेद कर देना, नित्य निगोद और इतर निगोद, और एक प्रत्येक वनस्पति, 3 भेद करना। वनस्पति का एक के नित्य निगोद, इतर निगोद और प्रत्येक वनस्पति। तो ये कितने हो गए? 5 स्थावरों की जगह ये हो गए अब 7 हो गए, ठीक है ना।
7 हो गए, 5 स्थावर की जगह 7 हो गए। इनमें से अभी प्रत्येक वनस्पति को अलग करना। तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, नित्य निगोद, इतर निगोद, इन 6 के तो है 7 लाख यूनियन, और प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख। तो 6 चीजों की तो 7 लाख है। वो 6 चीजें कौन सी है? 4 स्थावर और 5वें में नित्य निगोद, इतर निगोद, ऐसे 2 भेद करके। फिर प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख। फिर है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन तीनों की 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 6 लाख की हो गई। फिर है पंचेंद्रिय, तिर्यंच, देव और नार की, इन तीनों की 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 12 लाख ही हो गई। और बचे अब मनुष्य, मनुष्यों की 14 लाख। 2-3 बार उसको इस तरह से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। ये 84 लाख योनियां होती हैं। और ये धर्म का फल क्या है, और धर्म की महिमा क्या है? ये धर्म की महिमा बताइए। धर्म ही परम रस का रसायन, निधियों का निधान, कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि। और धर्म का फल क्या है कि वो अनेक प्रकार के लौकिक सुखों को प्राप्त करके फिर अरहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति करता है। जो धर्म को धारण करता है, ये धर्म का फल है। बोलिए रजनी जी, जोर से बोलिए, आवाज ही नहीं आ रही। ये 84 लाख तो माता पक्ष में बताइए और 99.5 लाख कुल कोटि पिता पक्ष में, ये कैसे बताइए? अभी अपने कुल का प्रकरण नहीं, ये तो योनियों की बात है। अभी कुल पे मत जाइए। अभी अब अपन रिवीजन में चल रहे हैं ना। वो कुल अलग चीज है, ये योनि है, कुल अलग है। 199 लाख या 197 लाख करोड़ कुल कहे हैं, वो अलग है। अभी तो यहाँ योनियों की बात है ना? इस प्रकार से ये अनुप्रेक्षाओं की चर्चा ये हुई है। और परिचयों में 22 परिचयों के नाम वो आपको याद होने ही चाहिए। और परिचयों से में विजय, अब वो परिचयों का स्वरूप क्योंकि यहाँ तो नहीं दिया है, अपन ने पढ़ा था, तो उनमें से कुछ, मैं भी क्या पूरा पेपर मतलब अभी तो स्टार्ट ही किया है मैंने, तो कितना कितना प्रकरण क्या आ पाएगा वो भी मैं नहीं कह सकती हूँ। पर जैसे ये आपसे पूछा जा सकता है कि कोई सा भी परिचय है, तो वो जैसे स्त्री परिचय है, तो उसका स्वरूप देकर कि ये स्त्री परिचय है या नहीं है, या ये कौन सा परिचय है, इस टाइप से वो पूछा जा सकता है परिचयों के संबंध में। पर आप अगर आपने क्लासेस पढ़ी हैं और ये अपना ये पढ़ा है, क्लासेस सुनी है, तो आप जवाब दे पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत ज्यादा कठिन या ऐसा होगा। अगर क्लास अटेंड की है बराबर, तो आप जवाब दे पाएंगे, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और चारित्र के संबंध में, चारित्र किसे कहते हैं? 5 प्रकार के चारित्र, कौन से गुणस्थान में कौन सा चारित्र है, और 5 प्रकार के चारित्र की डेफिनेशन। सामायिक चरित्र किसे कहते हैं, छेदोपस्थापना किसे कहते हैं, परिहार, विशुद्धि, सुख, सांप्राय, ये सब ये चारित्र में यही चीजें हैं। गुणस्थान है, इनके परिभाषाएं हैं। और परिहार विशुद्धि की जो कंडीशंस है, वो कंडीशंस है। इस तरह से ये अपनी मतलब मेरी तरफ से एक बार तो मैंने आपको ये बता दिया है। और अगर क्लास अगर कल होती है तो आप लोग पढ़िए, तो आप लोगों को कुछ समस्या आती है तो उस आधार पे चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर मैं पूछूंगी आप लोगों से। आप लोग नहीं पूछेंगे तो फिर मैं पूछूंगी, ठीक है ना? तो अब क्योंकि आज 4 तारीख हो गई है, थोड़ा आप देख के आएंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ेंगे तो ही काम चलेगा। पूरा हो गया, ज्यादा कोर्स ही नहीं, आज तो पूरा ही हो गया। मुझे तो लगा कि अभी पूरा हो गया अपना, तो ज्यादा नहीं है थोड़ा ही है। चलिए, इसको ये स्वाध्याय का की वस्तु है, आप तो ये समझिए एग्जाम के बहाने हम इसको 3 बार 4 बार ये स्वाध्याय हो रहा है, गहराई से हम इसको पढ़ रहे हैं। टेंशन लेके मत करिए, आनंद आनंद के साथ हम हमारा स्वाध्याय हो रहा है। टेंशन लेंगे सिर पे तो फिर काम नहीं होगा, क्योंकि प्रयोजन अपना टेंशन का नहीं है,
प्रयोजन तो हम गहराई से उसको पढ़ सकें, आत्मसात कर सकें, फिर से इतने दिन तक ये चला तो फिर कुछ बातें भूल गए हैं, अब इतने इतने अच्छे शब्द ब्रह्मदेव सूरी के जो इसमें हैं वो फिर से अपन एक बार देख सकें, पढ़ सकें, तो वो फिर से पढ़ने के उद्देश्य से करिए। एग्जाम तो हो जाएगा, आप लोगों को आ जाएगा सरल, कोई खास बात नहीं। चलिए, जय जय।